गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे अपने 4 लेसन कंप्लीट हो गए बेटे। ओके, तो आप लोगों को देखिए बेटे, ये इंडेक्स है, देखिए आप लोग ये इंडेक्स में देखिए। हाँ, तो फर्स्ट जो है 4 लेसन हम लोग कंप्लीट कर लिए, तो उसके बाद जो है बेटे वो उपवाचक लेसन जो है इस जल प्रलय में ये डिलीटेड है बेटे। तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ बोले तो सेकेंड यूनिट में जो उपवाचक है वो मैं पढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि एक उपवाचक रहना कंपलसरी है बेटे। ओके, एक यूनिट के बाद। तो इसीलिए फर्स्ट यूनिट में 4 लेसन हो गए, मगर उपवाचक जो है लास्ट ईयर डिलीट करे सो है। फिर देखेंगे, अगर पढ़ाओ बोल के आए तो फिर से पढ़ा लेंगे, मगर एक उपवाचक रहना कंपलसरी है। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ बोले तो सेकेंड यूनिट का ये जो उपवाचक है रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, ये लेसन, ये उपवाचक मैं आज आप लोगों को पढ़ा दूँ। ओके, तो देखिए बेटे सेकेंड इकाई में है, सेकेंड यूनिट में है, देखो बेटे उपवाचक पार्ट वो है रीढ़ की हड्डी। तो जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर इसके लेखक है बेटे। तो एक्चुअली ये क्या है बोले तो रोल प्ले है बेटे, स्टेज ड्रामास जो रहते ना बेटे वो प्रकार का उपवाचक है। एकांकी कहा जाता है, हिंदी में एकांकी कहते हैं, तो उस प्रकार है स्टेज ड्रामा, समझो रोल प्ले, तो वैसा है ये उपवाचक। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी बोले तो क्या है बेटे बैकबोन, बैकबोन को कहा जाता है। ओके, तो देखो उसके ऊपर है कहानी। तो देखिए बेटे, मामूली तरह जब पर्दा हटाते तो क्या दिख रहा अपने को स्टेज पे बोले तो मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। तो पर्दा हटाते स्टेज ड्रामा स्टार्ट हो जाता बेटे। तो क्या दिख रहा आपने को बोले तो मामूली सा सजा हुआ एक कमरा, नॉर्मल है मगर थोड़ा सजा हुआ है, उतना ग्रैंड नहीं, नॉर्मल है रूम मगर सजा हुआ है थोड़ा सा। अंदर के दरवाजे से एक आदमी आ रहे, अंदर के दरवाजे से एक आदमी आ रहे, बाहर हॉल में आ रहे उन्होंने। तो वो महाशय एक पीठ नजर आ रही थी। तो ऐसा आ रहे भाई, तो पीछे वाले को क्या दिखता, उनका पीठ ही दिखता ना, तो पीठ नजर आ रहा खाली, तो मगर मालूम हो रहा कि वो एक 40-50 एज के है, 40-50 के बीच के एज के है। एक तख्त को पकड़ते हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं, यानी एक पलंग पकड़ के आ रहे बेटे, वो हॉल में एक पलंग को लेके आ रहे, इसलिए ऐसा पकड़ के वापस लेके आ रहे, तो इसलिए खाली उनका पीठ ही दिख रहा अपने। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है, तो नौकर और उन्हों दोनों मिलके वो तख्त को जो है, ये वो पलंग को जो है लेके आ रहे हॉल में डालने के लिए। एक तरफ नौकर पकड़ा हुआ है, एक तरफ इन्हों पकड़े हुए हैं। हाँ, तो इनका नाम है बाबू राम स्वरूप, एक्चुअली इनका नाम है राम स्वरूप। ये घर का मालिक है, घर का ओनर है, यानी मालिक है, उस घर का हेड है, राम स्वरूप है इनका, बाबू राम स्वरूप। हाँ, तो देखो, तो कहने लगे अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर बस बस। तो उनको बता रहे किधर तरफ पलंग को डालना है, वो नौकर को समझा रहे, मगर उनकी बात करने का भाषा थोड़ा अलग है बेटे। अबे देख के बोल के ऐसा कहने लगे, धीरे धीरे, गिरा देंगे नहीं तो धीरे धीरे, अब ऐसा पलट के वो दीवार की तरफ डाल देंगे पलंग, बोल के ऐसा पलट को बोल के कहते धीरे धीरे, हाँ बस बस यहीं पर रखना है। बिछा दूँ साहब, नौकर कहते कि रख दूँ क्या पलंग, हाँ रख दो और उसके ऊपर बिछा दो। फिर कहने लगे राम स्वरूप, जरा तेज आवाज में, जरा ऊंची आवाज में कहने लगे राम स्वरूप, बाबू बोल के है बेटे, बाबू यानी बाबू राम स्वरूप पूरा नाम है इनका। और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बांटी रही थी, तो तू देर से पहुंचा था क्या, बिछा दो साहब, और यह पसीना किस लिए बहा रहा है। तो नौकर कहता वो पलंग रखने के बाद इस पे दरी बिछा दूं क्या बोल के। तो इनको थोड़ा गुस्सा आता, गुस्सा आके जोर से ऊंची आवाज में कहने लगते, नहीं तो क्या करेगा, ऐसे छोड़ देगा क्या पलंग, ऐसे बैठेंगे कोई आए तो, इसके ऊपर बिछाना क्या पूछ रहा क्या, नहीं मालूम तेरे को, जब भगवान अक्कल बांट रहे थे तो देर से गया, इसलिए थोड़ी मिली तेरे को अक्कल, बोल के मजाक उड़ा रहे उस नौकर का।
तो तख्त बिछाता है, वो तख्त बिछाता वहां पे ही बोल के हंसता, मालिक के बातों को हंसता वो नौकर। हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है? तो ये कहने लगे जब तेरे एज में था, मैं जवानी में था, तो ऐसे तख्त क्या बड़े बड़े तख्त ही उठाता था, खाली ये छोटा सा तख्त उठा के इतना पसीना बहा रहा है तू बोल के कहते। उसे सीधा कर, यूं, हाँ बस, चलो उसको सीधा कर दे अब, हाँ बस 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 इतना ही बस है, ऐसा। यानी उनको बता रहे भाई कैसा वो पलंग को रखना, उसके ऊपर कैसा बिछाना। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी, कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। तो कहते कि हाँ इसके ऊपर पहले दरी बिछा दे, दरी बिछाने के बाद अपने मालकिन से पूछ अंदर से, कल धोबी करने से धुल के आए सो जो बेडशीट्स है ना, वो एक बेडशीट भी लेके आ, उसके ऊपर अच्छा बिछा देंगे। पहले दरी डालेंगे, दरी यानी मोटा सा रहता देखो बेटे, वो डालेंगे, डालने के बाद उसमें एक बेडशीट जो कल धोबी करने से धुल के आया देखो, नीट और इस्त्री करके आया सो है, वो बेडशीट लेके आ बोल के कहते। हाँ, नौकर जाता है, अंदर जाते, लाने के लिए जाता वो नौकर। बाबू साहब इस बीच में मेज पोश ठीक कर रहे थे, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, तो पूरा नीट कर रहे भाई, वो रूम को सजा रहे भाई, नीट कर रहे। क्यों? देखो आगे उनके घर कोई आने वाले हैं, इसीलिए वो हॉल को पूरा नीट कर रहे, सजा रहे। तो गुलदस्ते वो ये जो है पूरा धूल जो है वो पूरा झटक रहे, साफ कर रहे उसको। कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं, कुर्सियों पर भी जो धूल था ना, तो वो जो धूल झटकने का रहता ना बेटे, उसे झटक रहे, गुलदस्ते को, कुर्सियों पे जो धूल है वो पूरा साफ कर रहे। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है, इनकी पत्नी, रामस्वरूप की पत्नी का नाम है प्रेमा। तो अंदर से आती हो, हाँ, गंधुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। तो देखने में कैसी है प्रेमा बोले तो गंधुमी रंग यानी व्हीटिश वाइट रहता, देखो बेटे व्हीटिश वाइट, नॉट बहुत गोरी है प्रेमा, नॉट नहीं काली है, बीच में जो रंग रहता ना वो रंग में है प्रेमा। और कद की छोटी यानी गिड्डी है, उतना हाइट नहीं है, गिड्डी है, और देखने में उतना सब वाइट नहीं है, उतनी गोरी नहीं है, उतनी काली नहीं है बेटे, बीच के कलर की है और गिड्डी है। चेहरे से और आवाज से जाहिर होता किसी काम में बहुत व्यस्त थी, बहुत गुस्से में बाहर है। तो मालूम हो रहा कि कुछ बिजी थी कुछ काम में, तो उतने में काम वाला बुलाया शायद, तो गुस्से में बाहर आई वो हॉल में। हाँ, उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब दोनों तरफ देखने लगते हैं। तो प्रेमा जब आती उसके पीछे पीछे नौकर भी भीगी बिल्ली की तरह हलीलो चलता हुआ आ रहा, कुछ नहीं ला रहा, हाथ में कुछ भी नहीं है, इन्हों जो बोले वो नहीं ला रहा, खाली हाथ चला आ रहा। तो इन्हों देख रहे, प्रेमा को भी देख रहे और नौकर को भी देख रहे। तो प्रेमा आती हॉल में आके कहने लगती, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। तो प्रेमा अंदर से आती गुस्से में, अब धोती की क्या जरूरत पड़ी तुम्हारे को, यानी वो जमाने में पैजामा पहनते थे या धोती पहनते थे बेटे, पैंट्स नहीं पहनते थे, जीन्स पैंट्स ये पूरे बहुत दूर की बात है, ये बहुत पुराने जमाने की कहानी है। तो धोती पहनते थे या पैजामा पहनते थे, है ना, तो इन्हों धोती पहनते थे रामस्वरूप जी। तो प्रेमा अंदर से गुस्से में आती, अब क्या जरूरत है तुम्हारे को धोती की, इतने काम में बिजी हूँ, अब धोती पूछ रहे तुम मेरे से आगे, बोल के गुस्से में आती। तो रामस्वरूप कहता, धोती, मैंने कब पूछा धोती? प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो, और फिर न जाने किस लिए, अभी तो नहा के अच्छा फ्रेश धोती पहन के तो आए हो ना, लोग आ रहे बोल के, फिर कहीं को तुम्हारे को धोती बोल के, मैं वही पूछ रही हूँ बोल के प्रेमा कहती। रामस्वरूप, क्या वे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। तो अब उनको समझ में आता रामस्वरूप
को तो नौकर को डांटते। अबे हाँ रतन है, उस नौकर का नाम है रतन। अबे रतन तेरे से मैंने कहा था धोबी, धोबी धोती नहीं, धोबी करने से जो धुल के आया सो चादर है वो लेके आ। धोती बोल के नहीं बोला मैं, तो सच्ची में तेरे को अक्ल नहीं है। जब भगवान अक्ल बांट रहे थे तू कहीं दूर हो गया था, इसीलिए तेरे को अक्ल नहीं है बोल के डांटते। अच्छा जब पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। तो प्रेमा कहती है अच्छा धोबी करने से आए सो चद्दर होना आपको, बोल के उसको रतन को समझाती। जाके मंदिर का जो कमरा है ना वहाँ पे एक चकले का पेटी है, तो उस पेटी के ऊपर रखी मैं, जाके लेके आ। अब तो समझ में आया ना कहाँ पे है, जाके लेके आ बोल के कहती प्रेमा। थैंक यू।